मैं बात करता हूँ 1 2 3 जो मेरी फेवरेट मूवी है, उसमें भी आप लोग का म्यूजिक है। मैं उसका म्यूजिक किस तरह से मतलब फनी सा, मतलब म्यूजिक ऐसा बनाया है आपने कि इस मूवी को बार बार देखने की इच्छा होती है। मैं खुद देखता हूँ, मैं ना नहीं कहता, जब भी मुझे रिफ्रेश होना होता है और मैं घर पे अकेला होता हूँ तो मैं हमेशा ये तो मेरा वक्त कट जाएगा, और दूसरा वक्त कटने के बाद मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा। आपका म्यूजिक बड़ा प्यारा है, तो मतलब किस तरह से मतलब मूवी को ध्यान में रख के म्यूजिक बनाया जाता है या म्यूजिक के हिसाब से मूवी बनाई जाती है? यूजुअली तो हमेशा फिल्म्स बनाने का यही फंडा होता है कि आप जो डायरेक्टर का विजन है उसको उस पर आप खरा उतरें, क्योंकि आप म्यूजिक एल्बम तो बना नहीं रहे हैं, आप म्यूजिक एल्बम्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, जहाँ आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, वो एक अपना एक विजन होता है। लेकिन आप जब म्यूजिक जब आप मूवी कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्टर के विजन के हिसाब से जाते हैं। तो ऑलवेज व्हेनेवर यू एंड अप मेकिंग सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स दे आर ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स विजन। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डायरेक्टर को हल्का फुल्का, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा स्टाइल ही चेंज कर दें या कुछ कर दें। तो 1 2 3 एक कॉमेडी फिल्म थी, जानते ही थे कि एक तरीके से है, और अश्विनी धीर बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिन्होंने फिल्म बनाई की है, उनकी फर्स्ट फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा काम करने का साथ में, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत बढ़िया नरेटर भी हैं, तो नरेट इतने अच्छे करते हैं पिक्चर की, वो गाने अच्छे बनने ही थे उस हिसाब से। और 1 2 3 में मैंने एक टाइटल ट्रैक भी किया था जिसमें मैंने एक फीमेल वोकल भी गाया था अपनी ही आवाज़ में। मैं सुनना चाहूँगा प्लीज। अरे वो सेक्शन आई एम नॉट कैरिंग माय गिटार बट स्टिल, सो इट वाज लाइक 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फिर, दुनिया से जाना है फिर, देख तमाशा दुनिया का बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। हो तोड़ के ना जा तुझको मेरी, हाँ मेरी जवानी की कसम। 1 2 3 1 2 3। यकीन मानिए इस वक्त मैं रिफ्रेश हो गया। यकीन मानिए, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। एनीवे कंटिन्यू, दूसरी बात मैं कर लेता हूँ। अब दिखते हो गए, एक अच्छी म्यूजिशियन भी है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आपका नाम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ एक साथ 33 इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। आप तो पता नहीं, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूँ, लेकिन आज तक आपको आपकी ड्रीम गर्ल क्यों नहीं मिली या मिली है तो जरा उसकी बात कर लें। मेरे को बहुत ड्रीम गर्ल्स मिली हैं। इसका एक 33 इंस्ट्रूमेंट बजाने का फायदा ये भी होता है कि आपको बहुत सारी ड्रीम गर्ल्स मतलब 33 मिली मेरे को मुझे लगता है 50 मिली होंगी। लेकिन हाँ, तो अभी तक आई एम नॉट सेटल्ड येट, बट कभी ना कभी तो होना ही है सेटल, तो तब तक ड्रीम गर्ल्स मिलती रहेंगी। चले रहो, मैं चलते चलते आपको एक बात ये पूछ लेता हूँ। म्यूजिक फिल्मों में जान डालता है, म्यूजिक एल्बम बनाता है, आदमी को रिफ्रेश करता है, लेकिन पिछले कई साल से देखा गया है कि म्यूजिक थोड़ा बोरिंग, वल्गारिटी वाला, मतलब चिल्ला चिल्ली हो रही है, आपको म्यूजिक नहीं सुनने मिल रहा है। मतलब दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट को मिला जुला कर एक पता नहीं कौन सा नॉइज बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता रहा कि फिल्मों से एक अच्छा म्यूजिक कहीं ना कहीं जा रहा है, या नई जनरेशन की ये डिमांड है? आप क्या इस बारे में कहेंगे? जी, एसेंशियली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। जो अगर आप पहले के गाने सुने, जो आर.डी. बर्मन के गाने सुने या उसके पहले के गाने सुने, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर क्लटर ब्रेक इतना क्लटर था ही नहीं, प्योरली बिकॉज ऐसा नहीं कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कम थे। उस वक्त तो पूरे ऑर्केस्ट्रास के साथ रिकॉर्डिंग होती थी, यहाँ पे 60-70 लोग बजाते थे साथ में बैठ के, 100 लोग भी होते थे कई बार। लेकिन एक तो पहली बात, वो म्यूजिक बहुत हद तक मोनो था, बिल्कुल, और उस मोनो म्यूजिक के अंदर आपकी वॉइस का जो लेवल रखते थे वो इतना हाई रखते थे कि बाहर का म्यूजिक आपको सुनाई बहुत कम देता था, जो बहुत 1940-50s की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टीरियो म्यूजिक जब आया तो अगेन जो फ्रीक्वेंसीज आप आज सुनते हैं, जो आप सबवूफर सुनते हैं या जो आप बेस सुनते हैं आज की डेट में, वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं तब। तो अगर वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसीज भी नहीं है उस वक्त की। लेकिन अगर आप देखें कि टेक्नोलॉजी जब से आई है, और वो लाइक 50 हर्ट्ज जो लो एंड फ्रीक्वेंसी है, जो आजकल बूम हम देखते हैं नाइट क्लब्स में, जो बूम होता है, लो एंड होता है, वो बहुत नॉइज क्रिएट करने वाली चीज़ है इटसेल्फ। और अब क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका बैंडविड्थ इतना था वो इतना हो चुका है, तो उसके हिसाब से जो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज थी लोगों की वो बढ़ गई है, जो स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। तो जो अगर आपको सूदिंग गाना अच्छा लगता है, तो हो सकता है आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, उनको उनके जनरेशन के हिसाब से उनको फास्ट गाना ज़्यादा अच्छा लगता हो, या उनको हिप हॉप ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं थे।
तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली चेंजेस, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री जो हमेशा वेस्ट को फॉलो करती आई है किसी भी चीज़ में, म्यूजिक में स्पेशली। तो वेस्ट को फॉलो करने का फंडा ये है कि आपका पूरा का पूरा एरिया ही चेंज हो जाता है। अभी क्या होता है कि नॉइज इसलिए हमें लगता है क्योंकि जो वोकल है वो हमेशा ब्लेंड हो जाता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऐसा कभी आपको इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं लगेगा वोकल पार्ट जो इतना लिटरली फेस पे होना चाहिए वोकल पार्ट, वो अंदर ब्लेंड हुआ हुआ है। उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा नॉइज फैक्टर ज़्यादा लगता है। और आजकल की डिमांड ऐसी हो गई है कि ये जनरेशन ही ऐसी जनरेशन का हो गया है कि अब ये फेविकॉल का ब्रांडिंग डाल दिया है, दुनिया भर की चीज़ें आप कर रहे हैं जो एक क्विक फिक्स होता है ना, जैसे कि आपने कोई बहुत छोटी सी चीज़ बोल दी और जिसकी वजह से आपका गाना हिट हो गया। लेकिन वो एक ऐसा मैराथन रन कर रहे हैं, एक स्प्रिंटिंग होती है और एक मैराथन होता है कि एक लंबी रेस का घोड़ा क्या चीज़ होती है और एकदम बर्नआउट क्या चीज़ होती है। अगर आप बर्नआउट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आजकल इतनी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, इतने गाने रिलीज हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएट क्या चाहिए कि दूसरा बंदा मुड़ के देखे कि भाई क्या है, क्या बनाया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जितने भी सॉफ्ट गाने आज की डेट में सॉफ्ट गाने कंपोजर होते हैं बहुत लंबे। राघव को तो बॉम्बे में भी मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज राघव सूरत की भूमि पर आए हुए हैं, तो इसकी खास हो जाएगा, बहुत खास हो जाएगी। मेरी जो प्रोडक्शन कंपनी है और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं जो सूरत रिलेटेड है और गुजरात रिलेटेड है। मैं यहाँ पे बहुत बार परफॉर्म कर चुका हूँ, सूरत में भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी, और मुझे हमेशा यहाँ के ऑडियंस बहुत पसंद आए थे क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही लोगों का मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक सेंसिबिलिटी बहुत हाई है, कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल चीज़ है गुजरात की वो है गरबा। तो नवरात्रों में जो गरबा होता है, मैं अपने नज़रिए से अगर देखूँ तो आई वुड लाइक टू क्रिएट एंड टेक गरबा ग्लोबल। आई वुड वांट टू मेक गरबा ग्लोबल। उसको ग्लोबल करने का तरीका ये है कि जो बॉम्बे में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, जो गोवा में बैठा है, वो कनेक्ट कर सके गरबा के साथ। उसको कनेक्ट करने के लिए हमें उस टाइप का म्यूजिक देना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस आप क्या करते हैं, अगर गरबा बीच पे हो रहा होता तो आपका म्यूजिक नहीं होता। अगर गरबा एक नाइट क्लब, बॉलीवुड नाइट क्लब में हो रहा था तो आई कम अप विद अ concept which is a own property between Rashtra's Productions and DR Surat called Glam Garba. That's happening tonight, that's the 11th October and tomorrow. आज रात का जो थीम है, वी हैव अकबर सामी, पीजे अकबर सामी एंड सोनू कक्कर जो लाइव परफॉर्म करेंगे ऑन बॉलीवुड नाइट्स। तो अगर जैसे जहाँ तेरी ये नज़र है के ऊपर गरबा गाना चलेगा। क्या बात है। कल के दिन है क्लब पिज़्ज़ा, तो स्पेनिश गानों के ऊपर और माइकल जैक्सन के गाने के ऊपर आप गरबा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उसको हमने एक ट्विस्ट दिया है विच इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम। DR सूरत इटसेल्फ इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम। सूरत के लिए बहुत बढ़िया शॉपिंग सेंटर है, कम्युनिटी लिविंग है, और हम उसी को आज रात DR सूरत को कन्वर्ट कर देंगे एक नाइट क्लब। चलिए राघव, वक्त को ध्यान में रखकर एक छोटा सा क्वेश्चन और उसका मैं एक छोटा सा आंसर चाहूँगा। राघव की माता पिता ने अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या वो म्यूजिशियन बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाता। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट आई हैव हैड। मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ कि अगर मुझे बचपन से सपोर्ट नहीं मिला होता, या काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बोल देते हैं नहीं तुम ये बंद करो, ये बंद मत करो, ये बंद कर दो, नाचोगे नहीं, सुनोगे नहीं, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। आजकल वो ज़माना चला गया। हमारे टाइम में फिर भी होता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर मुझे फोर्स करके किसी और फील्ड में डाल दिया होता तो मैं जब तक अपने होशाबाद में आता, मैं वो छोड़ के अपना करियर बहुत लेट शुरू करता। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं पहले से ही अपने फील्ड में था, मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला, तो मेरा करियर बहुत जल्दी शुरू। चलिए, मेरे प्रोग्राम की थीम भी है और ये दस्तूर भी है, आप आए हैं तो इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक संदेश देना हो तो राघव क्या देंगे? जो भी म्यूज़िक लवर्स हैं, जो फोकस करते हैं अपने म्यूज़िक पे, जो चाहते हैं कुछ ऐसा करना जो क्रिएटिव हो, हमेशा ही स्ट्रगल होता है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें स्ट्रगल नहीं होता। क्रिएटिविटी में ज़्यादा स्ट्रगल होता है क्योंकि आप इतने लोगों के साथ आप कुछ ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। तो द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज़ फोकस्ड, बी फोकस्ड, कीप फोकस्ड एंड गेट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम पीपल दैट लव यू एंड विल सपोर्ट। થેન્ક યુ વેરી મચ। તો આ હતા બોલિવૂડના મ્યુઝિશિયન રાઘવ સાચર। માતા પિતાએ નાનપણમાં જો એમને સમજ્યા ના હોત તો રાઘવ જેવા સારા મ્યુઝિશિયન બોલિવૂડને ના મળ્યા હોત અને આપણને સંગીત સાંભળવાની તક ન મળી હોત। રાઘવે બહુ સારી વાત કરી કે ક્યારે પણ તમે જ્યારે રચનાત્મક બાબતો કરતા હો ત્યારે સંઘર્ષ જરૂર આવે છે, પણ એનાથી ડરવાની જરૂર નથી। બસ ક્રિએટિવિટી પર ધ્યાન આપો, બી પોઝિટિવ।
આવી જ એક વ્યક્તિ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર. પ્રેરણા આ કાર્યક્રમના સ્પોન્સર છે પીપી સવાણી ગ્રુપ. પીપી સવાણી ગ્રુપ શિક્ષિત અને નિરોગી સમાજના ઘડતર માટે સદાય તત્પર. અલગ અલગ વિસ્તારના 42,000થી વધુ બાળકોને શિક્ષણ આપતા સંકુલના ઘડવૈયા. રાહત દરે સારવાર આપતી હોસ્પિટલના પ્રણેતા. દેહદાન અભિયાન અને ફ્રી ડાયાલિસિસ દ્વારા મેડિકલ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી જાગૃતિ લાવનાર. વિધવા બહેનોને સામાન્યથી માંડીને બાયપાસ સુધીની મફત મેડિકલ સારવાર આપનાર. $3,900 બાળકોને 10મા ધોરણ સુધી વિદ્યાભ્યાસમાં ફીની સહાય આપનાર. $116 દીકરીઓનું કન્યાદાન કરી પિતૃધર્મ નિભાવનાર. વયોવૃદ્ધ વડીલોમાં પ્રેમ અને હૂંફની લાગણી જન્માવનાર. HIV ગ્રસ્ત બાળકોની જનની. વહુ દીકરીને સમાન ગણી બેટી બચાવવાના શપથ લેવડાવનાર. પીપી સવાણી ગ્રુપ.